नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डीग से आ रही है। साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत कार्रवाई की गई है। साइबर ठगों की संपत्ति पर बुलडोजर चला है, ऐसी जानकारी बताया जा रहा है कि ठगों की काली कमाई को ध्वस्त करने का प्रशासन ने जिम्मा उठाया था और उस कार्य को पूरा कर दिया है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर डीग से पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा चला है। अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर दीपक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक, कितनी संपत्ति को ध्वस्त किया गया है और अभी की क्या अपडेट? देखिए पल्लवी, रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और सीकरी कस्बे में जो साइबर ठगों के द्वारा जो काली कमाई से जो संपत्ति बनाई गई थी उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पीला पंजा चला करके उसे ध्वस्त किया गया है और ये पहली बार इस तरह की जो कार्रवाई है वो मेवात इलाके में देखने को मिल रही है कि लगातार ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब साइबर ठगों की संपत्ति पर भी पीला पंजा चलाया जा रहा है। ऐसे में पूरी तरह से मेवात में जो साइबर ठगी है उसको खत्म करने की जो कवायद है पुलिस द्वारा वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है पल्लवी, विरोध का सामना तो प्रशासन को नहीं करना पड़ा ना। देखिए, विरोध का सामना किसी भी तरह का यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है पल्लवी की रेंज आईजी राहुल प्रकाश द्वारा कार्रवाई को जो अंजाम दिया जा रहा है ऑपरेशन एंटीवायरस में, उसमें चिन्हित करके जो ठग है जिन्होंने काली कमाई के जरिए इस तरह की जो संपत्ति है जिसे बनाया है उसे चिन्हित करके और पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। साथ ही काली कमाई से साइबर ठगों ने जिन वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो क्रेटा गाड़ी हो अन्य कोई गाड़ी हो, उनको जब्त किया जा रहा है और बड़े लंबे स्तर पर ये कार्रवाई जो है वो लगातार कई महीनों से चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि जो ठगों की संपत्ति है उस पर पीला पंजा चलाने की जो प्रशासन द्वारा शुरुआत है वो सीकरी से की गई है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से प्रशासन ने संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है साइबर ठगों की। झारखंड के कैश कांड मामले में जेल में बंद राज्य के मंत्री आलमगीर ने इस्तीफा दे दिया। आलमगीर ने जेल से ही सीएम चंपई सोरेन को अपना इस्तीफा सौंपा है। 15 मई को ईडी ने आलमगीर को कैश कांड और टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त आलमगीर रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक बार फिर से जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि आलमगीर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने जेल से ही सीएम को अपना इस्तीफा भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई आगजनी का मामला तूल पकड़ता जा रहा। सीएम विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही डीजीपी और मुख्य सचिव से भी इस पर रिपोर्ट मांगी है। बलौदा आगजनी पर एक्शन में सरकार। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। नहीं बख्शे जाएंगे अग्निकांड के गुनहगार। सिस्टम को हिला देने वाली इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कलेक्ट्रेट परिसर पर हमला करने वाली ये भीड़ कहां से आई? क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी का सहारा लिया। क्या इन तस्वीरों की इनसाइड स्टोरी कुछ और है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। अब उन गुनहगारों को ढूंढ कर निकालने की तैयारी हो रही है, जिन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई को भी आग के हवाले कर दिया। बलौदा बाजार जिले में उत्पन्न हुई अप्रिय स्थिति पर आईजी और कमिश्नर को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर घटना की प्रारंभिक जानकारी ली गई, रिपोर्ट मांगी गई है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। बलौदा बाजार में हुए बवाल के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस घटना के पीछे असामाजिक तत्वों के होने का दावा किया। साथ ही कहा कि जो गुनहगार हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज इसमें नहीं है, इसमें असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है। सर्वप्रथम तो मैं जिन लोगों की संपत्ति की क्षति हुई है, मैं उनसे आग्रह करता हूं शांति बनाए रखें। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन पर सख्त कार्यवाही होगी ही होगी। जो भी गुनहगार होगा भैया उसकी बात होगी, इसमें किसी एक की बात नहीं है। जो गुनहगार है सब पर कार्रवाई होना है। दरअसल 15 मई को सतनामी समाज के पूजनीय स्थल को नुकसान पहुंचाया गया था। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सतनामी समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई गलत लोगों के खिलाफ की गई है, जिसके बाद से सतनामी समाज में लगातार आक्रोश था। सोमवार को सीबीआई जांच की मांग को लेकर सैकड़ों लोग बलौदा बाजार पहुंच गए। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान एसपी, कलेक्टर और कई लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई। सतनामी समाज के द्वारा एक जो है वो आंदोलन का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक की बात की गई थी, लेकिन उनके सभी लोगों ने उग्र होकर के पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और बैरिकेड्स को तोड़ करके कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुसे और इसके बाद इन्होंने पथराव किया और काफ़ी क्षतिग्रस्त किया और आगजनी गाड़ियों में आग लगा दी है और हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई होगी। बताते चले कि याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है और ये याचिका एनटीए के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले शख्स की ओर से दायर की गई। नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रदर्शन हुआ है। छात्रों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब 67 परीक्षार्थियों के पूरे अंक आए हों। एक ही सेंटर से टॉपर का निकलने के शक को घेरे में खड़ा किया गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है इस पूरे मामले को लेकर के। और इन्हीं आरोपों पर कल राजस्थान में कई जगहों पर जहां छात्रों का संग्राम देखने को मिला, कोटा, अजमेर, सीकर, चूरू से तस्वीरें आप देखिए जहां पर छात्र जो है सड़कों पर आए और ऐसी तस्वीरें राजसमंद, करौली से भी नजर आई हैं। राजस्थान के अलग अलग शहरों में छात्र सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का भी आरोप लगाया। सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना। और सांसद राजकुमार रोत सीएमआर पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए सांसद जो हैं राजकुमार रोत सीएमआर पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी है। बांसवाड़ा से सांसद चुने गए हैं राजकुमार रोत। भारतीय आदिवासी पार्टी से सांसद है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर रोशन शर्मा जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएमआर पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? देखिए, ये जो मुलाकात है राजकुमार रोत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच में, ये कई मायनों में कहा जा सकता है कि ये जो मुलाकात है अहम रहने वाली है, क्योंकि जो खुद राजकुमार रोत हैं वो बाप जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उससे सांसद निर्वाचित होकर आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये जो मुलाकात है राजनीतिक गलियारों में
कहा जा सकता है कि चर्चा का विषय है। आज खुद यहाँ पर राजकुमार रोत सीएमओ पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर रहे हैं। इस तरीके की जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो मुलाकात है, अब देखा जाएगा किस तरीके से जो राजनीतिक जो समीकरण है जो वो भी जो निकलकर सामने आएंगे कि किस तरीके से जो राजकुमार रोत है वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते। तो इस तरीके की कई जो चर्चाएं कहा जा सकता है कि वो चर्चाएं हैं। देखना ये होगा कि आगामी आने वाले समय में क्या ये मुलाकात बीएपी की धड़कनें बढ़ा सकती है रोशन? जी बिल्कुल, की जो धड़कनें हैं वो बढ़ा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक बताया ये जा रहा है सीएमओ की ओर से, राजकुमार रोत ने भी कहा है कि एक जो औपचारिक मुलाकात है कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते जो बांसवाड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उसके विकास कार्य है, वर्तमान में वो विधायक है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जो मुलाकात है वो शिष्टाचार मुलाकात यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें ये जो चर्चा का विषय जरूर बनी रहेगी। जिन संभावनाओं की ओर आप इशारा कर रहे हैं, इससे इंडिया गठबंधन को कितना झटका लगेगा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल जिस तरीके से जो समर्थन जो रहा है, राजकुमार रोत का जो झुकाव है वो इंडिया गठबंधन की ओर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से जो एनडीए की जो केंद्र में सरकार बनी है उसके बाद में कहा जा सकता है कि अब राजकुमार रोत क्या कुछ मन बना रहे हैं। हाल फिलहाल जो जानकारी जो मिल रही है, जिस तरीके की जो शिष्टाचार मुलाकात हुई है उसमें बताया जा रहा है कि जो सामान्य जो मुलाकात है, इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो कोई मायना नहीं रखती। तो इसमें कुल मिलाकर ये जो खुलकर जो राजकुमार रोत है वो ही बता पाएंगे कि क्या कुछ इन सामान्य मुलाकातों के सियासी गलियारों में मायने बहुत ज्यादा निकाल लिए जाते हैं। रोशन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे तगड़े झटके के बाद अब आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से करारी हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने संगीत सोम पर पार्टी से कार्रवाई की मांग की। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मदद करने का गंभीर आरोप लगाया। संजीव बालियान के इन आरोपों पर संगीत सोम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। अब माना जा रहा है कि संजीव बालियान का ये इशारा संगीत सोम की ओर है। हालांकि सोम मुजफ्फरनगर की हार पर पहले ही अपना बयान दे चुके हैं। ऐसे में बालियान के आरोप और वोटिंग के ठीक बाद 6 जून को संगीत सोम ने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई नहीं। सरदाना विधानसभा से ही मैं विधायक रहा हूँ 2 बार और सरदाना विधानसभा में ही मैं काम करता हूँ, वही मेरा गाँव है। सरदाना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी। सरदाना विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रहे हैं। बाकी बुढ़ाना पे हारे हैं, बाकी चरथावल पे हारे हैं। उन सीटों पे हमारे शहर की विधानसभा है जिसपे हम 30,000 से जीतते थे, उस पर 800 वोटों से जीते हैं। ये समीक्षा के विषय है, ऐसा क्यों हुआ है और समीक्षा होनी चाहिए और क्या कारण रहा है कि हम जो हमारी मजबूत सीट थी जिन्हें 30,000 से जीतते थे वो हार गए हैं हम 15-20,000 से। तो ये समीक्षा का विषय और होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कार्यभार संभाल लिया, ऐसी जानकारी कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कार्यभार संभाल लिया। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। और जानकारी यह भी है कि अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है।
तो मंत्रालय बढ़ चुका है, अब काम करना शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं बेहद की खास हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर चिराग पासवान अपनी समर्थकों के साथ और अपनी माताजी के साथ वहां पर लोगों से मुखातिब हुए हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और ये तस्वीरें देखिए, जयंत चौधरी भी अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं। कार्यभार का जिम्मा जो है वो संभाला जा रहा है और तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं क्योंकि लगातार आज बताते चले कि मोदी 3.0 के जितने भी मंत्री हैं जिनको कार्यालयों का बंटवारा हो चुका है वो अपने जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पीएम के विजन और मिशन को पूरा करूंगा। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। मंत्रालय संभालने के साथ ही एस जयशंकर ने मोदी सरकार की विदेश नीति को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में भविष्य में किए जाने वाले काम के बारे में रोड मैप को तैयार किया था और उसकी भी जानकारी दी। भूपेंद्र यादव ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है। बिहार की पूर्णिया सीट से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस ने अवैध वसूली का केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक पप्पू यादव के खिलाफ एक फर्नीचर व्यापारी ने रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 5 अप्रैल को पप्पू यादव के खास अमित यादव ने व्यापारी से 25 लाख रुपए की मांग की थी और साथ ही यह भी आरोप है कि दोबारा फोन कॉल कर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित फर्नीचर व्यापारी ने इससे पहले 2021 और 2023 में भी अवैध वसूली और धमकी मिलने का आरोप लगाया, जिसके आधार पर पुलिस ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी है।
भीषण गर्मी में दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि टैंकर में इलाके में घुसते ही पानी की लूट मच जाती है। पाइप और बर्तन से जिसको जितना पानी मिल रहा है वो लेकर भाग रहा। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में लोगों को पानी के लिए कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा। आज सुबह की जो तस्वीरें सामने आई उनमें टैंकर आते ही पानी भरने की होड़ दिखाई दी। पानी की किल्लत की वजह से इसी तरह की तस्वीर दिल्ली के कई इलाकों में देखने को आम मिल जाती हैं। अलवर का रुख करेंगे, जहां सरिस्का से खुशखबरी सामने आई है। सरिस्का में 3 नए शावक नजर आए। बाघिन ST-17 के साथ तीनों नए शावक नजर आए। तीनों शावक वाटर होल पर पानी पीते हुए दिखाई दिए हैं। तीनों नए शावकों के दिखने से सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर अब 43 हो चुकी है। झुंझुनू का रुख करेंगे, जहां चोरों ने बंधे का बालाजी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दान पात्र चुरा लिया। चोरी की घटना मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बंधे का बालाजी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी नरेश चंद्र गाडिया ने बताया है कि 3 चोरों ने दीवार पर सीढ़ी लगाकर मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने मंदिर परिसर में ही बने मुकुंदेश्वर महादेव शिवालय के ताले तोड़कर दान पात्र उठा लिया। दान पात्र में तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए थे। चित्तौड़गढ़ जिले के विख्यात कृष्णधाम सांवलिया जी के मंदिर में भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। इस बार भक्तों ने 17 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाने के साथ ही भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण भी चढ़ाए हैं। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी में हर महीने अमावस्या के एक दिन पहले ही दान पात्र खोलकर चढ़ावे की गणना की जाती है। तकरीबन 4 से 5 दिन तक ये गणना जारी रहती है और इस बार भी अमावस्या के एक दिन पहले ही भंडारा खोल दिया गया, जहां गणना शुरू की गई। 4 चरणों में की गई गणना में 17 करोड़ से ज्यादा भंडारे में राशि निकली है। सोने चांदी के अन्य आभूषण भी दान पात्र में चढ़ाने के रूप में निकले हैं। इस बार एक भक्त ने 15 सोने के बिस्किट सांवलिया सेठ को चढ़ाए, जो चर्चा का विषय रहा। भेंट कक्ष में निकली नकदी, सोने चांदी के आभूषण की गणना अभी बाकी है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए तमाम बड़ी खबरें 100 गांव 100 खबर में।